हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 6 to 12 यानी 6 से लेकर 12 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 6 को लेते हैं। 6 क्या है? एक्सरसाइज 6 इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3। तो देखिए क्या बोलता है। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स को क्या होगा इफ पहला द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर उसमें से एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग को निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए का मास है कैपिटल एम और बी का मास है स्मॉल एम। तो हम और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि डी है, स्मॉल डी है। तो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से जानते हैं यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एफ इक्वल टू जी कैपिटल जी जी और दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये इन दोनों के बीच का फोर्स होगा। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका मास कैपिटल एम है और दूसरा ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को डबल कर दिया जाए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था अगर उसके मास को हम डबल कर देते हैं, मास m था इसका, तो अभी अगर डबल करेंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा 2m। तो अब देखिए फोर्स क्या होगा, इसको मान लेते हैं कि अभी फोर्स F डैश है। तो F डैश इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा G मल्टीप्लाई इस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई इस ऑब्जेक्ट का मास अभी हो गया 2m मल्टीप्लाई 2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डिस्टेंस तो सेम है तो ये डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो एफ डैश हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2g कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये पार्ट g कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट ये इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू एफ के इक्वल है, जी एम एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। एफ के इक्वल है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो एफ डैश हो जाएगा इक्वल टू 2f। यानी जो बाद वाले अगर इसके मास को डबल करने के बाद जो फोर्स होगा वह पहले वाले फोर्स के डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीजेज बाई 2 टाइम्स व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल्ड। तो ये क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। इसमें दो पार्ट है। पहला में दोनों के बीच का डिस्टेंस को डबल करते हैं, पहले का जो डिस्टेंस था उसको डबल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फोर्स में क्या चेंज होता है। उसके बाद फिर हम ट्रिपल कर देंगे यानी 3 टाइम्स कर देंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस को। उसके बाद देखते हैं कि फोर्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसका मास ए कैपिटल एम है और इसका स्मॉल एम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी। तो इन दोनों के जो फोर्स होगा, बीच का जो फोर्स होगा इक्वल होगा जी एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करके, पहले d था तो अभी डबल करते हैं यानी दोनों का डिस्टेंस को 2d करते हैं। तो आइए हम अब फोर्स निकालते हैं। अभी क्या फोर्स हो जाएगा, अब फोर्स हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू जी कैपिटल एम एम, मास तो सेम है चेंज नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अभी क्या हो गया 2d स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम एम डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर। तो इसमें ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं जी एम एम बाई डी स्क्वायर, ए इक्वल कितना है, ए एफ के इक्वल है। तो एफ डैश हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 4, एफ डैश हो जाएगा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 4। यानी अभी जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स थस बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल फोर्स, यानी जो पहले का फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा।
फोर्स। अगर ये डिस्टेंस को हम डबल करते हैं, अब क्या करते हैं कि डिस्टेंस को हम ट्रिपल करते हैं। ट्रिपल करेंगे यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3D हो जाएगा। 3D करते हैं और हम सेम फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो देखिए एफ डैश हो जाएगा जी के एम एम डिवाइडेड बाई 3D²। तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई 9D², और ये वाला पार्ट हो जाएगा जी एम एम बाई D² हो जाएगा एफ के इक्वल। तो एफ डैश हो जाएगा एफ बाई 9। Force thus becomes 1/9 of its initial force. अब एक्सरसाइज 6 को देखते हैं। What happens to the force between two objects if the masses of both objects are double? अब इसमें बोला है कि हम को डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टेंस को सेम रखना है, सिर्फ क्या करना है दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसको हम डबल कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं, दोनों के जो मास है उसको डबल करते हैं। तो अगर पहले वाला फोर्स क्या हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई D²। अब अगर मास को हम डबल करते हैं, इसका मास को 2 कैपिटल एम हो जाएगा और इसका मास को डबल करेंगे तो 2m। अब जो फोर्स हो जाएगा एफ डैश निकालते हैं बाद का फोर्स, तो जी 2m मल्टीप्लाई 2m डिवाइडेड बाई D²। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 हो जाएगा जी एम एम बाई D²। तो ये वाला जो पार्ट है कितना है एफ है, तो ये हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा 4f, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स व्हेन मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स डबल्ड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास को डबल कर देंगे तो उन दोनों का जो फोर्स है पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 7 को देखते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं। इसे जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या हमें बेनिफिट है। देखिए अगर यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता तो हम क्या है पृथ्वी पर अर्थ पर चिपके नहीं रहते, हम यहाँ से उड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते। तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हम अर्थ के साथ बंधे हुए रहते हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यदि हम अर्थ पर हैं तो ये हमें अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा तो हमें अगर थोड़ा सा भी हवा आया तो हमें उड़ा कर ले जा सकता है, हम अर्थ के सरफेस से ही गायब हो सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड द अर्थ है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। अब देखते हैं द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। और जो अर्थ का जो मोशन है, मून का जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, वो भी उसका भी रीजन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए ये मून है अर्थ के चारों तरफ है चक्कर लगाता है, उसी तरह सन के चारों तरफ भी प्लैनेट जो चक्कर लगाते हैं उसका भी रीजन क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या है अगर यह अर्थ के चारों तरफ है, अगर मून चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट में यह घूम रहा है, तो अर्थ क्या है इस पर फोर्स लगा रहा है। अर्थ क्या है मून पर फोर्स लगा रहा है, तो मून पर जो फोर्स लगेगा वह अर्थ की सेंटर की तरफ लगेगा। तो अर्थ की सेंटर की तरफ जब फोर्स लग रहा है तो मून को अर्थ के साथ आकर टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसमें क्या करता है वो एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, जो मून का जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या करता है इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर इस पॉइंट पर जो अर्थ का मून का जो ऑर्बिट है उस पर हम किसी भी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन लेंगे तो उस पॉइंट पर उसका टेंजेंट के डायरेक्शन में मून का डायरेक्शन होगा। तो जो एक्सेलरेशन है अर्थ के फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन मून पर लग रहा है वह क्या करता है मून के डायरेक्शन को चेंज करता है, ईच पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर यहाँ पर अगर मून यहाँ पर है तो इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, अगर यहाँ है तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ है तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके डायरेक्शन में होगा।
तो अगर किसी बॉडी का अगर मैग्नीट्यूड सॉरी अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। यानी उसका जो एक्सेलरेशन के कारण ही उसका वेलोसिटी चेंज होता है। तो यहाँ पर जो एक अर्थ के फोर्स लगाया, फोर्स फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ, वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था इस समय, तो इस थोड़ा सा इसे अगर नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यह मून का और प्लैनेट का अपने सन के और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने का रीजन भी यही है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो जो अगर सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है मून पर, ये अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है मून पर। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, उसका भी रीजन वही है। तो अब एक्सरसाइज हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये बोल रहा है कि जो फ्री फॉल, कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए, फ्री फॉल क्या होता है, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के ऊपर से अर्थ के सरफेस पर वह गिरती है, फॉल करती है, तो उसको हम लोग फ्री फॉल करते हैं। और फ्री फॉल में सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा और दूसरा कोई फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। अगर दूसरा कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो है स्टोन पर कितना लगेगा। मान लेते हैं कि अर्थ का मास कैपिटल एम है और स्टोन का जो मास है, ये स्टोन जो था इसका मास स्मॉल एम है। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, अर्थ के सेंटर से ये जो बॉडी यहाँ तक स्टोन था वहां तक का डिस्टेंस को लेंगे। तो ये हो जाएगा डी। तो फोर्स हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इस पर जो अर्थ ने फोर्स लगाया इसका वैल्यू ये हो गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार हम जानते हैं, अगर कोई बॉडी पर फोर्स लगता है तो उस पर एक्सेलरेशन होता है। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार एफ इक्वल टू, यानी फोर्स होता है बॉडी के मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होता है। यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा एम ए। एम बॉडी का मास है और एक्सेलरेशन ए उस बॉडी का एक्सेलरेशन है, जो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लेते हैं कि यहाँ से जो बॉडी अर्थ की तरफ वो गिरने लगा तो उसका जो एक्सेलरेशन था वो स्मॉल जी है। तो अब जो फोर्स होगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार इस बॉडी पर है जो फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा, एम इसका मास एम है और जी इसका एक्सेलरेशन है। यहाँ से जब गिरने लगा तो इसका एक्सेलरेशन स्मॉल जी है, तो ये एम जी हो गया। और इस बॉडी पर फोर्स कितना था, इतना था, तो ये एम जी इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो हम यहाँ से हम जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। जी हो जाएगा, दोनों तरफ स्मॉल एम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी हो जाएगा कैपिटल जी एम बाई डी स्क्वायर। तो अगर हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और अर्थ के मास का, और ये जो डी हम लेंगे यह अर्थ के रेडियस के इक्वल लेंगे, क्योंकि अर्थ का रेडियस कंपेयर टू अगर यहाँ पर स्टोन था उसके कंपेयर में बहुत कम है, तो हम नेग्लिजिबल रहेगा। तो हम ये जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर लेंगे। तो ये इसको हम पुटअप करके अगर जी निकालते हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होगा वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब हम एक्सरसाइज 9 को देखते हैं। 9 है, what do we call the gravitational force between the earth and an object। अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर लगता है
उसको हम लोग उसका वेट भी बोलते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जो वेट है किसी बॉडी का वह इक्वल होता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस बॉडी पर जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके इक्वल होता है। जैसे इसके पहले वाले में फ्री फॉल में हम लोगों ने देखा कि जो फ्री फॉल बॉडी कर रही थी उसका जो एक्सेलेरेशन था, सॉरी फोर्स था, एम जी था। अगर उसका बॉडी का मास एम है और जी एक्सेलेरेशन है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा था, एम जी। तो यहाँ पर देखिए हमें ये बॉडी है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, एम जी। इसका मान लेते हैं कि मास है स्मॉल एम और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस पर जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसका वैल्यू होगा एम जी। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में भी इस पर फोर्स लगेगा, अगर ये इस जो वेगिंग मशीन है इसके कांटेक्ट में है तो इस पर एक स्प्रिंग रहता है। ये जो वेगिंग मशीन कैसे मेजर करता है वेट को, इसमें इस स्प्रिंग रहता है। तो यह बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा, और जितना स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा वह स्प्रिंग को ऐसे कैलिब्रेट किया रहता है कि वहां पर यहाँ पर उसको उसका मास को वो इंडिकेट करेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 50 केजी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, यानी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, उसके इक्वल है। तो वेट कब हम महसूस करेंगे, अगर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तभी हम वेट को महसूस करेंगे। तो यह जो बॉडी है यह इसके वेगिंग मशीन के सरफेस के कांटेक्ट में है, और यह जो सरफेस है वह इसको अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तभी इसका वेट हमें महसूस हो रहा है। अगर इसके कांटेक्ट में नहीं रहता ये तो इसका फोर्स इस पर कोई इसका वेट होता ही नहीं। जैसे कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है, बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो ये किसी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको जब तक यहाँ से यहाँ तक ये गिर रही थी तो इसका वेट कुछ भी नहीं होगा, ये वेटलेस फील करेगा, ये बॉडी का वेट नहीं होगा। तो वेट क्या है, वेट अगर किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है अपर डायरेक्शन में वह उसका फोर्स है, वह फोर्स इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। तो वेट यानी W इक्वल टू mg हो जाएगा। तो हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग उसका वेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी mg के इक्वल होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो भी mg के इक्वल होता है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 10 को देखते हैं। अमित 22 few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend। अमित है गोल्ड परचेज किया, कहाँ पर, पोल्स पर, अर्थ के पोल्स पर। उसका कोई फ्रेंड बोला कि जाकर वहां अर्थ के पोल पर जाकर गोल्ड खरीदो, तो वह जाकर वहां पर खरीदा। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। और वहां से खरीद कर वह अपने दोस्त से इक्वेटर पर मिला, अर्थ के इक्वेटर पर आकर मिला और वहां पर उसे दे दिया। विल द फ्रेंड एग्री विथ द वेट ऑफ गोल्ड बॉट। क्या उसका दोस्त जितना वेट वह खरीदा था उसे एग्री होगा, यानी पोल पर मान लेते वो 50 ग्राम वेट था गोल्ड का, तो इक्वेटर पर भी 50 ग्राम ही गोल्ड का वेट होगा। इफ नॉट वाई, तो अगर नहीं तो क्यों नहीं। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। यहाँ हिंट दिया हुआ है, जो जी का वैल्यू है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वह पोल्स पर अधिक होता है और इक्वेटर पर कम होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पोल पर उसका वेट को मेजर करते हैं। यह स्प्रिंग बैलेंस है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है और जिस बॉडी का हमें वेट मेजर करना रहता है उसको हम इसमें टांग देते हैं। तो यह स्प्रिंग में एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन होने के कारण जो एक इंडिकेटर आ जाएगा, ये इसमें इंडिकेटर लगा रहता है, तो यहाँ पर इसका वेट का नंबर लिखा रहता है। तो इंडिकेटर जिसके सामने पहुंच जाएगा वो इंडिकेटर इस बॉडी का वेट उतना ही होगा। तो अगर हम यह पोल पर मानते हैं ये गोल्ड है और गोल्ड को पोल पर हम इसका वेट को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर जो पोल पर है
यह जो इसका जो पोल पर नीचे की तरफ इसका जो फोर्स है वह कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के इक्वल होगा। तो ये स्प्रिंग को नीचे कितना फोर्स से एक्सपेंड करेगा, mg फोर्स से एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक मान दे कोई वैल्यू आ गया, मान दे 50 ग्राम, या 50 ग्राम के इक्वल में यह बता रहा है इसका वेट। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पूरा सिस्टम को इक्वेटर पर ले जाते हैं, क्योंकि इस इक्वेटर पर भी इसका हम अभी वेट को मेजर करते हैं। तो इक्वेटर पर ले जाएंगे, तो अगर इसका वेट को हम मेजर करेंगे तो यहाँ पर जी की जगह हमें इक्वेटर पर मान लें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, और जी डैश का जो वैल्यू है जी से कम है। यहाँ बताया गया है द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर पर जी डैश का वैल्यू कम है। तो यह जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, जो गोल्ड फोर्स लगाएगा, वह mg से कम लगाएगा, यानी mg डैश फोर्स कम होगा। तो यहाँ पर जो इंडिकेट करेगा वह 50 ग्राम से कम इंडिकेट करेगा, क्योंकि फोर्स अभी कम हो गया। पहले mg फोर्स था तो 50 ग्राम बता रहा था, अभी mg से कम फोर्स है, यानी mg डैश फोर्स है, तो वह 50 ग्राम से कम इंडिकेट करेगा, यानी इक्वेटर पर इसका वेट कम हो जाएगा। अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके हम उसका वेट को मेजर करते हैं, तो अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की जगह हम जो ऑर्डिनरी बैलेंस है उसे मेजर करते हैं, तो भी क्या इसका जो वेट है वो कम होगा। अब देखिए, अगर हम ऑर्डिनरी बैलेंस को लेते हैं, तो इधर मान लेते हैं कि 50 ग्राम का एक वेट है। अगर हम उतना ही, अगर ये लाइन ये जो इसका बार है या हॉरिजेंटल रहेगा, तो यानी इधर भी हम 50 ग्राम ही का कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तब जाके हॉरिजेंटल होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर गोल्ड रखें 50 ग्राम का, तो यहाँ पर जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कैपिटल mg है, और यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है स्मॉल mg। तो यहाँ पर देखिए g दोनों साइड है, दोनों साइड ये है, और g का वैल्यू दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल होगा, तभी जाके यह बैलेंस करेगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा। यानी यहाँ पर जो ये पोल पर है हम मेजर कर रहे हैं, तो जी दोनों तरफ है, जी का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर दोनों तरफ इसका मास को ये बताएगा। तो अगर हम इसको ले जाकर इक्वेटर पर ले जाएं, तो यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, और यहाँ पर भी जी डैश हो जाएगा। तो जी डैश दोनों तरफ कैंसिल कर देगा, और फिर क्या बच जाएगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम। यानी अब हम इक्वेटर पर और पोल पर ऑर्डिनरी बैलेंस से किसी ऑब्जेक्ट का हम वेट लेते हैं, तो दोनों जगह सेम आएगा, दोनों जगह सेम आएगा। तो आज का यह है वीडियो समाप्त हुआ। अगर अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।